नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी गार्गी। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से की चर्चा। पीएम मोदी ने तनाव कम करने का किया आह्वान। संवाद और कूटनीति से समाधान पर दिया जोर। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए हमले। बंकर बस्टर बमों से ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने का दावा। परमाणु केंद्रों पर हमले से भड़के ईरान ने किया पलटवार। इजराइल पर दागी मिसाइलें। वहीं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई लड़ाकू विमान और लॉन्चरों को नष्ट करने का किया दावा। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। हालात की गंभीरता को देखते हुए IAEA ने कल बुलाई है आपात बैठक। और गृह मंत्री अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर, कहा मार्च 2026 में पूरा होगा नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की राह पर छत्तीसगढ़। अमित शाह रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर करेंगे समीक्षा बैठक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिम एशिया के ताज़ा घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फ़ोन पर बात की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया। पीएम ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की ज़रूरत पर बल दिया। पीएम ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। ईरान और इजराइल संघर्ष में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। इन तीनों में से न्यूक्लियर साइट फोर्डो अमेरिकी सेना का मुख्य निशाना था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये शांति का समय है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए ईरान ने भी इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया और ईरान के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी हवाई हमला कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के F-5 विमानों को मारने का दावा किया है। IDF का कहना है कि आज सुबह इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के देज़फुल हवाई अड्डे पर ईरानी सशस्त्र बलों के 2 F-5 लड़ाकू विमानों पर हमला किया। इजराइल ने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा आज सुबह किए गए हमलों में 8 लॉन्चर्स को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें से 6 लॉन्चरों को इजरायली क्षेत्र में दागने की तैयारी थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूं। ये पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए और भी खतरा बढ़ाने वाला है
और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। मैं सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वो तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर ईरान की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मारियानो ने लिखा, ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए मैंने कल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आपातकालीन बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की एंट्री होने के बाद वैश्विक हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। इस बीच उन अटकलों के सच साबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। इस कदम से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैश्विक तेल व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं ईरान से छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत ने तेहरान को राजी कर लिया है कि वो निकासी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोले। इसका नतीजा अब तक 6 विशेष उड़ानों के जरिए 1100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। इसी कड़ी में माशहद से महन एयरलाइंस की एयरबस 290 एयरबस जो है वो 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची, जिनमें ज्यादातर छात्र थे जो संघर्ष के बीच फंस गए थे। डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने कुछ लौटे हुए नागरिकों से खास बातचीत की। उन्होंने डर, उम्मीद और राहत की अपनी दास्तान साझा की। मौजूद है कुछ लोग जो आए हैं अभी ईरान से। सर, सबसे पहले तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस, आपका नाम? जी, मेरा नाम उबैद महराज है और मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अब हम अपने अच्छा लग रहा है क्योंकि ईरान सेफ नहीं है अभी इस कंडीशन में, क्योंकि कल जहाँ मशहद में स्टे कर रहे थे इवन के कल शाम वहाँ पर भी अटैक हुआ था। कल शाम इवनिंग में तो बहुत पैनिक्स थी हमारे साथ। जो लड़कियाँ थी खासकर वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कुछ मतलब बहुत घबराई हुई थी। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब हम अड़क में थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो अटैक नहीं हुए थे एक भी, लेकिन जब हमें कम लेके जाया गया फिर वहाँ से हमें मशहद लेके जाया गया तो मशहद में अटैक हुए, तो फिर हमें डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपने आंखों से कि 20 में अटैक जो इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश तक हो गई। क्या प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे? प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ा वरीड थे, डर लग रहा था बस थोड़ा। वहाँ पे एम्बेसी ने किस तरीके से मदद? बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। संपर्क किया एम्बेसी को कॉल करके, उन्होंने तुरंत हम लोगों का नंबर नोट किया
और फिर रात में वो हमारे लोगों के होटल हम लोगों ने बताया, तो जैसे हम लोगों ने सब भर के, उन्होंने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। हम लोग तेहरान छोड़ के से कुम गए, मगर वहाँ भी फायरिंग और सब कुछ देखने को मिल रहा था। मगर एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज करके हमको मशहद पहुँचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी, उन लोगों जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया। और हमारे कारवां के 96 लोग हैं, हमारे सालार साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, लेके गए थे। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन में वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत आराम से एम्बेसी के लोगों ने हम लोग की खिदमत की। जहाँ भी हम लोग अलग अलग थे सबको एक जगह किया उन्होंने, और वहाँ पे होटल में इंतजाम किया, हर तरीके की फैसिलिटी दी। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। बिलास को तो हम फुलझड़ी समझ रहे थे, वहाँ हम इंडिया के हैं, इसलिए हमें डर लगा नहीं। इंडिया के हैं इसलिए डर नहीं लगा। झंडा लेके आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिंग रहा। ईरान ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी। वहाँ के एम्बेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सब कुछ हमारे देश में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। कल ही हमला हो रहा था, 2 घंटे से हमला हो रहा था लगातार मशहद पे। तो हम लोग गवर्नमेंट ने तुरंत हम लोग को भेजा। 20 लोग आए हम लोग के कारवाने से। ईरान में वहाँ से ओपन किया गया था उनका एयर स्पेस और इन लोगों को वहाँ से लेके आया गया है। बहुत अहम है इस वक्त ये जो ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार जताया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये एकजुटता का कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी श्रीलंका की जनता हृदय से सराहना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में बने रिकॉर्ड पर खुशी जाहिर की। पीएम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि योग एक बार फिर लोगों को एक साथ लाता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बधाई दी। पीएम ने आंध्र पहल और विशाखापत्तनम में हुए कार्यक्रम में भाग लेने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL रायपुर परिसर की आधारशिला रखी। गृह मंत्री ने NFSU रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की तारीफ की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो
एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। एनआईए की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियारबंद आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का भी खुलासा किया है और ये भी पुष्टि की है कि वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अब वो पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, ये संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने बताया कि ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट गई तो उसका औचित्य समाप्त हो गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने बड़ा फैसला लेते हुए एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को क्रू कार्य सूची से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। डीजीसीए ने जिन अधिकारियों को हटाया है उनमें चूरहा सिंह डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट, पिंकी मित्तल चीफ मैनेजर DOPS क्रू शेड्यूलिंग और पायल अरोड़ा क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग शामिल हैं। डीजीसीए ने कहा है कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। साथ ही डीजीसीए ने चेतावनी दी है कि वो क्रू शेड्यूलिंग में गंभीर उल्लंघन के कारण एयरलाइन का लाइसेंस निलंबित या वापस ले सकते हैं। डीजीसीए ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे कोई भी चूक होने पर एयर इंडिया के परिचालन को रोकने सहित कठोर से कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। डीजीसीए की ओर से ये कार्रवाई 12 जून को एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना के बाद की गई है, जिसमें 270 से अधिक लोग मारे गए थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस हादसे की जांच कर रहा है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाली एयर इंडिया की क्रू सदस्य कॉन्ग ब्राइटल पम नंगथोई शर्मा का पार्थिव शरीर आज उनके गृह नगर इम्फाल पहुंच गया। इस दौरान हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और इस सब के बीच अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी है।
विमान का मलबा आज एयरपोर्ट ले जाया गया, जिसके बाद मलबा जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका में स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 100% आदिवासी गांव होने के बावजूद रोहिणी प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण शासन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। ये सम्मान सिर्फ रोहिणी ग्राम पंचायत के लिए नहीं, बल्कि पूरे धुले जिले और महाराष्ट्र राज्य के लिए गर्व का विषय है। धुले जिले के शिरपुर तालुका की रोहिणी ग्राम पंचायत, जो पूरी तरह से आदिवासी आबादी वाली पंचायत है, कोविड-19 के बाद से डिजिटलीकरण की मिसाल बन गई है। पहले यहाँ डिजिटल सुविधा कम थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इस पंचायत ने एक नया रूप ले लिया है। यहाँ के लोगों ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की मदद से पंचायत की योजनाओं से लेकर सेवाओं तक डिजिटल बदलाव को संभव बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए हम लोग ने एक मीटिंग आयोजन किया और उस मीटिंग के तहत हम लोगों ने एक वेबसाइट तैयार करने के लिए निर्णय लिया। और आज वेबसाइट के चलते हमारे गांव में एक खुद की वेबसाइट है और जो लोगों को ग्राम पंचायत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको जितने भी जो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, मूर्ति प्रमाण पत्र रहेगा या कर भरना रहेगा या कोई भी जो उनको आधार कार्ड दुरुस्ती के लिए रहेगा, उसके लिए भी हम लोग ने वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। रोहिणी ग्राम पंचायत ने अपने सभी प्रमुख सेवाओं को डिजिटलीकरण किया है। अब लोग सरकारी दफ्तर जाने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज व्हाट्सएप, ईमेल या नागरिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत तो हुई है और कागजी कार्रवाई भी कम हुई है। ग्राम पंचायत लेवल हैज इट्स ओन एक्सक्लूसिव वेबसाइट to avail more than 1,000 services end to end with one click at home. Secondly, the utilization effectively of apps like Meri Panchayat app and Nirnay app to grievance redressal and also for uploading the Gram Sabha decisions. And improving digital literacy, we have a dedicated ICT lab here, and also all departments with health, education, women and child, veterinary services at the Gram Panchayat have been digitized and delivered online. We are the first panchayat in the state to go paperless and adopt the e-office model, which is generally at the central and state government adopted. And it has also helped to take suggestions online from the people anywhere across any location you are located. But netizens of the Gram Panchayat can attain Gram Sabha online. रोहिणी पंचायत महा ऑनलाइन आईडी के माध्यम से 956 से अधिक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन जैसी कई योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है। साथ ही संपत्ति कर और अन्य शुल्क भी यूपीआई या क्यूआर कोड से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। 2020 के कोविड के बाद जो चेंजेस आए थे कि सबके सब ऑनलाइन काम होने लगे, आंगनवाड़ी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, उसके बाद जो वर्क कर रहे थे बाहर वो ऑनलाइन वर्क करने लगे। तो ये सब ऑनलाइन होने के बाद जब 2025 में ई गवर्नेंस ने हमें पुरस्कार दिया, तो आज हमें पता चल रहा है कि ऑनलाइन की ताकत क्या होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हम एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। एक तो हमारे गांव में मतलब आजू बाजू अगर पहाड़ी इलाका है, लेकिन इतने इलाके में इंटरनेट आना और इंटरनेट आने के बाद हमारे सारे लड़कों के पास मोबाइल आना और सब सुविधाएं ऑनलाइन होना, ये सबसे बहुत अच्छी बात हुई है। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहिणी ग्राम पंचायत की ये डिजिटल क्रांति दिखाती है कि चाहे संसाधन सीमित हों या क्षेत्र दुरुस्त, सही नेतृत्व और तकनीक के उपयोग से बदलाव संभव है। ये पंचायत न केवल धुले जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है। श्यामा पिश्रा, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। रोहिणी गांव, जो ग्राम पंचायत है और धुले में स्थित है महाराष्ट्र के, उसने ये मंत्र को सिद्ध कर दिखाया और आसपास के कई गांवों के लिए आज एक मिसाल के तौर पर उभरा है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, रोहिणी, धुले, महाराष्ट्र।
देश भर के कई राज्यों में मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है और उत्तर भारत में ये पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। आज देश के विभिन्न हिस्सों से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मॉनसून दिल्ली समेत अन्य क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। वहीं आज से 27 जून तक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। मंदिर परिसर में ओडिशा की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए कलाकार चित्रकारी कर रहे हैं। चित्रकारों ने बताया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा में उन्हें काफ़ी आनंद आता है और वो पिछले कई साल से मंदिर में सेवा कर रहे हैं। जो रथ यात्रा है ना, इंटरनेशनल कार फेस्टिवल, इसीलिए वो फेस्टिवल के लिए हमारा सबका घर में जो ब्यूटिफिकेशन करते हैं और जो सारी साज सज्जा करते हैं, और सारा दिन सारा रात हम काम करते हैं। सब हमको बहुत आनंद लगता है। हम इस यहाँ पर बड़दान पर काम हमको बहुत प्राउड भी लगता है कि जगन्नाथ को सेवा भी मिलता है। हमारा उड़ीसा में तो ये कल्चर, हमारा झोटी चिता जो हम घर घर में जो होता है, हम वही बड़दांड में वही झोटी चिता को हम बनाता है। वही हमारा उड़ीसा का कल्चर में जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।